हाय फ्रेंड्स, मैं अजय आप लोगों का आदिशक्ति एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो हमारा पवन चैप्टर है उसके प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने हमारे पिछले वीडियो जलवायु विज्ञान के अंतर्गत जो 5 वीडियो हुए हैं कंप्लीट 5 चैप्टर पर, जिन लोगों ने नहीं देखा है, अगर वो देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट जलवायु विज्ञान के अंतर्गत वो जाके पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना समय गंवाए हुए शुरू करें हम अपना चैप्टर। पृथ्वी के धरातल पर वायु दाब की विषमताओं के कारण हवा उच्च वायु दाब से निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती है। पृथ्वी के धरातल पर जो है वायु दाब की विषमताओं के कारण, यानी जो वायु दाब की विषमता असमानता पाई जाती है, उसके कारण जो है हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की ओर चलती है। क्षैतिज रूप से गतिशील इस हवा को ही पवन कहा जाता है। यानी क्षैतिज रूप से ये जो गतिशील हवा चलती है इसी को हम लोग पवन बोलते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जो है वो अपकेंद्रीय बल की उत्पत्ति होती है एवं पवन की दिशा फेरेल नियम, वाइज वेलॉट नियम एवं हेडली नियम द्वारा निर्धारित होती है। यानी पवन की दिशा जो है वो फेरेल के नियम के द्वारा, वाइज वेलॉट के नियम द्वारा और हेडली के नियम द्वारा निर्धारित होती है। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है फेरेल के नियम के अनुसार जो है, फेरेल का जो नियम कहता है, फेरेल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में पवन जो है वो दाहिनी ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। यानी फेरेल का नियम के अनुसार जो कहता है वो कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं हैं या पवन हैं वो दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। ऐसा विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति तेज एवं ध्रुवों पर धीमा होने के कारण होता है। और ऐसा जो होता है कि उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर मुड़ जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं, ऐसा इसलिए होता है कि विषुवत रेखा पर घूर्णन की गति जो है वो तेज होती है एवं ध्रुवों पर जो है धीमा होने के कारण। नेक्स्ट है वाइज वेलॉट के नियम के अनुसार। अब हम लोग देखते हैं वाइज वेलॉट का नियम क्या कहता है। वाइज वेलॉट नियम के अनुसार यदि उत्तरी गोलार्ध में पीठ की ओर से पवन चल रही है, यानी पीछे की ओर से पवन चल रही है, तो उच्च वायुदाब दाहिनी ओर एवं निम्न वायुदाब जो है वो बाईं ओर होता है। वायलेट के नियम के अनुसार यदि उत्तरी गोलार्ध में पीठ की ओर से पवन चल रही हो तो उच्च वायुदाब जो है वो दाहिनी ओर एवं निम्न वायुदाब जो है वो बाईं ओर होता है। नेक्स्ट, जब वायु दाब प्रवणता बल एवं विक्षेपक बल में संतुलन स्थापित हो जाता है, जब वायु दाब प्रवणता बल एवं विक्षेपक बल में संतुलन स्थापित हो जाता है, तब पवन का प्रवाह समदाब रेखाओं के समानांतर हो जाता है। इस प्रकार समदाब रेखाओं के समानांतर गतिशील वायु को भूविक्षेपी पवन कहा जाता है। भूविक्षेपी पवन अपने आदर्श रूप में वायुमंडल के ऊपरी भागों में ही पाई जाती है, क्योंकि वहाँ घर्षण का प्रभाव नगण्य होता है एवं समदाब रेखाएं सीधी होती हैं। नेक्स्ट, अब हम लोग देखेंगे पवन के प्रकार। पवन कितने प्रकार की होती है? तो पवन के जो प्रकार हैं फ्रेंड्स, वो पवन 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट है प्रचलित पवन, दूसरा है सामयिक पवन और तीसरा होगा हमारा स्थानीय पवन। तो प्रचलित पवन जो है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं और सामयिक पवन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें, कौन कौन सी पवनें आती हैं और स्थानीय पवन के अंतर्गत क्या क्या, ये आगे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पवन के प्रकार में फर्स्ट प्रचलित पवन। प्रचलित पवन में इसे सनातनी या ग्रहीय पवन भी कहा जाता है। प्रचलित पवन को सनातनी या ग्रहीय पवन भी कहा जाता है।
ये पवनें वर्ष भर एक ही दिशा में सुनिश्चित पेटियों में प्रवाहित होती हैं। प्रचलित पवन जो है वर्ष भर एक ही पेटी में वो एक निश्चित दिशा में या सुनिश्चित दिशा में प्रवाहित होती है, पेटी में प्रवाहित होती। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पवनों को सम्मिलित किया जाता है। और प्रचलित पवन के अंतर्गत निम्न पवनों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे डोलड्रम एवं विषुवत रेखीय पछुआ पवन, वाणिज्य पवन या पछुआ पवन या ध्रुवीय पवन। तो इनके बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट हम लोग देखेंगे डोलड्रम एवं विषुवत रेखीय पछुआ पवन। डोलड्रम एवं विषुवत रेखीय पछुआ पवन के विशेषताएं जो हैं, विषुवत रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक एक निम्न दाब की पेटी होती है। यह हम लोगों ने पिछले वीडियो में ही देखा था कि विषुवत रेखा के दोनों ओर जो है वो 5 स्थान तक एक निम्न दाब की पेटी होती है। यहाँ पवन में क्षैतिज गति नहीं होती है। यह पवन शांत होने के कारण यहाँ पवन में क्षैतिज गति नहीं होती, क्योंकि इस अक्षांश पे यानी 5 डिग्री उत्तरी और 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे विषुवत रेखा से पवनें जो हैं वो ऊर्ध्वाधर चलती हैं। तो यहाँ पे पवन जो है शांत होने के कारण इसे शांत पेटी या डोलड्रम कहा जाता है। नेक्स्ट, यहाँ वायु का प्रवाह जो है वो ऊपर की ओर होता है। तीसरा पॉइंट जो है, इस डोलड्रम की पेटी में दिन के समय संवहन धाराएं उठती हैं। जो ये डोलड्रम की पेटी है, यहाँ पे जो है दिन के समय जो है वो हवा ऊपर की ओर उठती है, यानी संवहन धाराएं उठती हैं। एवं दोपहर के बाद जो है बिजली की चमक एवं गरज के साथ जो है वो वर्षा होती है। चौथा पॉइंट जो है इसके बारे में, डोलड्रम का विस्तार प्रत्येक स्थान पर क्रमबद्ध मेखला के रूप में नहीं होता है। फ्लोन के अनुसार इस डोलड्रम की पेटी में अत्यंत धीमी गति से पश्चिम से पूर्व की ओर पवन चलती है। फ्लोन के अनुसार जो है इस डोलड्रम की पेटी में अत्यंत धीमी गति से पश्चिम से पूर्व की ओर पवन चलती है, जिसे उन्होंने विषुवतीय पछुआ पवन कहा है। नेक्स्ट है, जिस स्थान पर उत्तरी पूर्वी वाणिज्य पवन विषुवतीय पछुआ पवन से मिलती है, उसे अंतर उष्ण अभिसरण एवं जहां दक्षिण पूर्व वाणिज्य पवन विषुवतीय पवन से मिलती है उसे दक्षिण अंतर उष्ण अभिसरण कहा जाता है। नेक्स्ट, दूसरा जो है वाणिज्य पवन है। तो वाणिज्य पवन के भी बारे में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट है उपोष्ण उच्च दाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवन को वाणिज्य पवन कहा जाता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर दोनों गोलार्धों में चलने वाली पवन को जो है वो वाणिज्य पवन कहा जाता है। इसे अंग्रेजी में ट्रेड विंड कहा जाता है। ट्रेड एक जर्मन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है निर्दिष्ट पथ। अतः ट्रेड पवन निर्दिष्ट पथ पर एक ही दिशा में निरंतर चलने वाली पवन है। यानी वाणिज्य पवन जो है, सीधी सी बात, वाणिज्य पवन जो है एक ही दिशा में निरंतर चलने वाली पवन है, जो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र से विषुवत रेखीय क्षेत्र की तरफ चलती है। नेक्स्ट है वाणिज्य पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। वाणिज्य पवन की दिशा जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पूर्व होती है। नेक्स्ट है गर्मियों में स्थलीय भागों
पर अधिक तापमान के कारण गर्मियों में स्थलीय भागों, मुख्यतः एशिया एवं दक्षिणी अमेरिका, अधिक ताप के कारण अंतर उष्ण अभिसरण जो है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है। गर्मियों में स्थलीय भागों में अधिक तापमान के कारण जो आईटीसी यानी अंतर उष्ण अभिसरण जो है वो उत्तर की ओर खिसक जाती है, जिसके कारण उत्तर पूर्व वाणिज्य पवन लुप्त हो जाती है। परंतु शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में भी ये हवाएं व्यवस्थित रूप से चलती हैं। परंतु शीत ऋतु में उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं अपने व्यवस्थित रूप में चलती हैं। नेक्स्ट है, विषुवत रेखा के समीप दोनों वाणिज्य पवनें आपस में टकराती हैं एवं ऊपर उठकर मूसलाधार वर्षा करती हैं। नेक्स्ट तीसरा है पछुआ पवन। पछुआ पवन के विषय में हम लोग जानते हैं। फर्स्ट, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाली पवन पछुआ पवन कहलाती है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर बहने वाली पवन जो है वो पछुआ पवन कहलाती है। दूसरा पॉइंट, यह पवन उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, पछुआ पवनों का सर्वोत्तम विकास जो है वो 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है। पछुआ पवन का सर्वोत्तम विकास जो है 40 डिग्री से 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच होता है, जहां इसे गरजते 40, प्रचंड 50, चीखते 60 के नाम से जाना जाता है। और गरजते 40 डिग्री पर, प्रचंड 50 डिग्री अक्षांश पर और चीखते 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पे इन पवनों को, जो पछुआ पवन होती हैं, गरजते 40, गरजते 50, चीखते 60 के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, ये पवन अन्य स्थायी पवनों के विपरीत गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलती हैं। जो पछुआ पवनें होती हैं, ये पवनें जो हैं अन्य स्थानीय पवनों के विपरीत गर्म अक्षांशों से ठंडे अक्षांशों की ओर चलती हैं एवं महाद्वीपों के पश्चिमी तटीय भागों में वर्ष भर वर्षा करती हैं। एवं महाद्वीपीय पश्चिमी तटीय भागों में वर्ष भर वर्षा करती हैं। नेक्स्ट है, जहां पर ये गर्म पछुआ पवन ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी पवन से मिलती हैं, जहां पे ये पछुआ पवन ध्रुवों की ओर से आने वाली ठंडी हवाओं से मिलती हैं, वहां वाताग्र का निर्माण होता है एवं शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये भी ध्यान देना है कि वाताग्र के निर्माण में और शीतोष्ण चक्रवात के निर्माण में पछुआ पवन ही सहायक होती है। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध की तुलना में दक्षिणी गोलार्ध में यह पवन अधिक प्रचंड एवं व्यवस्थित होती हैं। ऐसा किस कारण होता है? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा जो है दक्षिणी गोलार्ध में स्थलखंड की मात्रा कम है। नेक्स्ट है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन चौथा ध्रुवीय पवन है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध की ओर चलने वाली पवन को ध्रुवीय पवन कहा जाता है। दूसरा पॉइंट, उत्तरी गोलार्ध में यह पवन उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। तीसरा, बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र से अपेक्षाकृत
अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर बहने के कारण पवन शुष्क होती है। बहुत कम तापमान वाले क्षेत्र से अपेक्षाकृत अधिक तापमान वाले क्षेत्र की ओर बहने के कारण ये पवनें जो हैं वो शुष्क होती हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पवनों की दिशा को प्रभावित करने वाले कारक। पवनों की दिशा किन कारकों से प्रभावित होती है, इस चीज के बारे में हम लोग देखते हैं। तो पहला है दाब प्रवणता प्रभाव। दाब प्रवणता प्रभाव जो है वायुमंडलीय दाब भिन्नता एक बल उत्पन्न करता है। वायुमंडलीय दाब की भिन्नता जो होती है इसके कारण एक बल की उत्पत्ति होती है। दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर दूरी के संदर्भ में दाब परिवर्तन की दर जो है दाब प्रवणता है। जहां समदाब रेखाएं पास पास हों वहां दाब प्रवणता अधिक व समदाब रेखाओं के दूर दूर होने से दाब प्रवणता जो है वो कम होती है। तीसरा जो है घर्षण बल, पवनों की दिशा को प्रभावित करने का दूसरा कारण जो है वह घर्षण बल है। तो धरातल पर घर्षण सर्वाधिक होता है और इसका प्रभाव प्रायः धरातल से 1 से 3 किलोमीटर ऊंचाई तक होती है। समुद्री सतह पर घर्षण न्यूनतम होता है। तो यह भी पवनों की दिशा को प्रभावित। तीसरा है कोरियोलिसिस बल। कोरियोलिसिस बल में क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन पवनों की दिशा को प्रभावित करता है, जिसका विवरण जो है वो 1844 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था और इसे कोरियोलिसिस बल कहा गया। इस प्रभाव से पवने उत्तरी गोलार्ध में अपनी मूल दिशा से दाहिनी तरफ व दक्षिणी गोलार्ध में बाईं तरफ विक्षेपित होती हैं। जब पवन का वेग अधिक होता है तब विक्षेपण भी अधिक होता है। कोरियोलिसिस बल अक्षांशों के कोणों को सीधा समानुपात में बढ़ाता है एवं ध्रुवों पर सार्वधिक और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। कोरियोलिसिस बल जो है वो ध्रुवों पर सार्वधिक होता है और विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है। यह दाब प्रवणता के समकोण पर कार्य करता है तथा दाब प्रवणता बल समदाब रेखाओं के समकोण पर होता है। जितनी दाब प्रवणता अधिक होगी पवनों का वेग भी उतना अधिक होगा और पवनों की दिशा उतनी ही अधिक विक्षेपित होगी। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं पवन पेटियों का खिसकाव, जो हम लोगों ने पढ़ा था। पवन पेटियों का खिसकाव या स्थानांतरण। पवन पेटियों का खिसकाव या स्थानांतरण कैसे होता है उसके बारे में जानते हैं। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण वायुदाब की पेटियां क्रमशः उत्तर एवं दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं। सूर्य के उत्तरायण एवं दक्षिणायन होने के कारण वायुदाब की जो पेटियां हैं ये उत्तर एवं दक्षिण की ओर स्थानांतरित हो जाती हैं, जिसके फलस्वरूप पवन पेटियों का भी स्थानांतरण हो जाता है। इस स्थानांतरण को निम्नलिखित मुख्य प्रभाव होते हैं। फर्स्ट हम लोग देखते हैं 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश के बीच का भाग जो है वो ग्रीष्म ऋतु में डोलड्रम की पेटी में एवं शीत ऋतु में विरुद्ध वाणिज्य पवन के प्रभाव में आ जाता है। 5 डिग्री से 15 डिग्री अक्षांश के बीच का जो भाग है वो ग्रीष्म ऋतु में डोलड्रम की पेटी में एवं शीत ऋतु में इसके विरुद्ध वाणिज्य पवन के प्रभाव में आ जाता है। इस प्रकार पवन पेटियों के खिसकाव के कारण ही मानसूनी पवनों की उत्पत्ति होती है। तो मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? पवन पेटियों का खिसकाव। दूसरा 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच का भाग जो है वो ग्रीष्म ऋतु में
वाणिज्य पवन के प्रभाव में एवं शीत ऋतु में विरुद्ध वाणिज्य पवन यानी पछुआ पवन जो है के प्रभाव में चले जाते हैं। महासागरों के ऊपर से होकर आने के कारण पछुआ पवन जो है उपरोक्त अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर वर्षा लाती है एवं इस प्रकार भूमध्य सागरीय जलवायु की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण। वायुमंडल का सामान्य परिसंचरण जो है वो वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह प्ररूप को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है। यह परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। वायुमंडलीय पवनों के प्रवाह को वायुमंडलीय सामान्य परिसंचरण कहा जाता है और यह परिसंचरण महासागरीय जल को गतिमान करता है जो पृथ्वी की जलवायु को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, भूमंडलीय पवनों का प्रारूप भूमंडलीय ताप में अक्षांशीय भिन्नता, वायुदाब पट्टियों की उपस्थित, वायुदाब पट्टियों का सौर किरणों के साथ विस्थापन, महासागरों एवं महाद्वीपों का वितरण तथा पृथ्वी का घूर्ण पर निर्भर करता है। नेक्स्ट, अब हम लोग देखते हैं अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ। उच्च सूर्यताप व निम्न वायुदाब होने से, उच्च सूर्यताप एवं निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। उच्च सूर्यताप एवं निम्न वायुदाब होने से अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र पर वायु जो है वो संवहन धाराओं के रूप में ऊपर उठती है। उष्ण कटिबंधों से आने वाली पवनें इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं। उष्ण कटिबंध से आने वाली पवनें जो हैं इस निम्न दाब क्षेत्र में अभिसरण करती हैं। अभिसारित वायु संवहन कोष्ठों के साथ ऊपर उठती हैं तथा क्षोभ मंडल के ऊपर 14 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऊपर चढ़ जाती हैं। फिर ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती हैं। इसके परिणाम स्वरूप लगभग 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश पर वायु एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित वायु का अवतलन होता है और यह उपोष्ण उच्च वायुदाब बनता है। दूसरा, अवतलन का एक कारण यह है कि जब वायु 30 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश पर पहुंचती है तो यह ठंडी हो जाती है। धरातल के निकट वायु का अपसरण होता है और यह विषुवत वृत्त की ओर पूर्वी पवनों के रूप में बहती है। विषुवत वृत्त के दोनों तरफ से प्रवाहित होने वाली पूर्वी पवनें अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ पर मिलती हैं। नेक्स्ट है हेडले कोस्ट। हेडले कोस्ट में क्या होता है? पृथ्वी की सतह से ऊपर की दिशा में होने वाले परिसंचरण और इसके विपरीत दिशा में होने वाले परिसंचरण को कोस्ट यानी सेल कहते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में ऐसे कोस्ट को हेडल कोस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट है फेरल कोस्ट। मध्य अक्षांशीय वायु परिसंचरण में ध्रुवों से प्रभावित होती हुई ठंडी पवनों का अवतलन होता है और उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध क्षेत्रों से आती गर्म हवा ऊपर उठती है। धरातल पर यह पवनें पछुआ पवनों के नाम से और इस कोस्ट को फेरल कोस्ट के नाम से जाना जाता है।
तीसरा है ध्रुवीय कोष्ठ। ध्रुवीय अक्षांशों पर ठंडी सघन वायु का ध्रुवों पर अवतलन होता है और मध्य अक्षांशों की ओर ध्रुवीय पवन के रूप में प्रवाहित होती हैं जिसे ध्रुवीय कोष्ठ कहा जाता है। ये तीनों कोष्ठ वायुमंडल के सामान्य परिसंचरण का प्रारूप निर्धारित करते हैं। तापीय ऊर्जा का निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों में स्थानांतरण जो है वो सामान्य परिसंचरण को बनाए रखता है। नेक्स्ट दूसरा फ्रेंड हम लोग देखेंगे। हम लोगों को फर्स्ट हो गया प्रचलित पवने, अब दूसरा है हमारा सामयिक पवने। सामयिक पवने में क्या होता है, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा बिल्कुल उलट जाती है, मौसम या समय के परिवर्तन के साथ जिन पवनों की दिशा जो है वो उलट जाती है उन्हें सामयिक पवन कहा जाता है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित पवनों को रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, सामयिक पवन के बारे में हम लोग कल पढ़ते हैं। आज का चैप्टर हम लोग यहीं पे समाप्त कर देते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, अगर ये जितना आप लोगों ने आज पढ़ा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू सो मच।